चलो ठीक है। तो अब ये अपन देख लेते हैं ट्रायल, लैंडमार्क सर्जरी वर्सेस सर्जरी एंड रेडिएशन इन सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा एक्सट्रीमिटी। ओके, तो उसमें सबसे पहले ट्रायल जो है वो है रोजेनबर्ग का 1982। क्या देखा उन्होंने? एम्पुटेशन वर्सेस लिम्ब साल्वेज। एम्पुटेशन में इनके 16 पेशेंट ही थे, लिम्ब साल्वेज में प्लस पोस्ट ऑप आरटी में 27 पेशेंट्स थे। इनका फाइंडिंग था नो डिफरेंस इन डिजीज फ्री सर्वाइवल, इंक्रीज लोकल रेकरेंस इन लिम्ब स्पेयरिंग ग्रुप। कितना? 15%। पर विदाउट आरटी और भी ज्यादा रहता है, ऑलमोस्ट 40 to 50% रहता है। विद आरटी ये 15% तक आ गया। ठीक है, पर ओवरऑल सर्वाइवल में कोई डिफरेंस नहीं था, डिजीज फ्री सर्वाइवल में कोई डिफरेंस नहीं था। इसलिए इस ट्रायल के बाद लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी बन गया स्टैंडर्ड ऑफ केयर, क्योंकि फंक्शनल आउटकम्स बेटर थे, पेशेंट सेटिस्फेक्शन बेटर था हिसाब में। देन सेकंड आया 1996 में पिस्टर्स एट ऑल। इन्होंने क्या देखा? एडजुवेंट ब्रेकीथेरेपी, सीधा एडजुवेंट ब्रेकी वर्सेस नो ब्रेकी इन पेशेंट्स विद लो एंड हाई ग्रेड। तो इन्होंने लो भी लिया साथ। एक्सट्रीमिटी सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, एमएसकेसीसी में हुआ था ये, एमएसकेसीसी। ठीक है, इनकी फाइंडिंग क्या थी? डिक्रीज्ड 5 ईयर लोकल रेकरेंस इन द ब्रेकीथेरेपी ग्रुप कंपेयर्ड विद नो ब्रेकीथेरेपी इन हाई ग्रेड। लो ग्रेड में कोई डिफरेंस सॉरी, लो ग्रेड में कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो इससे क्या आया? ब्रेकीथेरेपी इंप्रूव्ड लोकल कंट्रोल आफ्टर कंप्लीट रिसेक्शन ऑफ हाई ग्रेड। लो ग्रेड में कोई फायदा नहीं है। ठीक, हाई ग्रेड में बेनिफिशियल था। उसके बाद आया यंग एट ऑल, जिसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी साथ में डाला इन्होंने। बीन एट ऑल 2010 में किया था, 12 साल बाद। इन्होंने क्या कंपेयर किया? पोस्ट ऑपरेटिव एडजुवेंट रेडियोथेरेपी वर्सेस सर्जरी अलोन। इनका क्या फाइंडिंग? डिक्रीज 10 ईयर लोकल रेकरेंस विद रेडियोथेरेपी। ठीक है, 0 और 22%। रेडियोथेरेपी देने से 10 ईयर जो लोकल रेकरेंस है वो कंट्रोल हुआ काफी अच्छा। ठीक है, तो एडजुवेंट आरटी इज स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, नॉट फॉर ऑल हाई ग्रेड, है ना। हाई ग्रेड, डीप सीटेड, मोर देन 5, वो आगे रिफाइन हो गया फिर। देन नेक्स्ट, अभी तक अपन आ गए पोस्ट ऑप में तो देना ही देना है हाई ग्रेड में, इतना कॉन्सेप्ट बन गया। लिम्ब साल्वेज का कॉन्सेप्ट बन गया। बीच में एक टाइम से ही पहले ब्रेकीथेरेपी का कर दिया उन्होंने, एमएसकेसीसी वालों ने। उन्होंने भी बोला हाई ग्रेड में बेनिफिट है। फिर आता है नेक्स्ट, ओसुलिवन एट ऑल। इन्होंने कंपेयर किया प्री ऑप वर्सेस पोस्ट ऑप एक्सटर्नल बीम आरटी। इन्होंने देखा कि इसमें लोकल कंट्रोल में, लोकल रेकरेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इंक्रीज्ड एक्यूट वुंड कॉम्प्लिकेशंस इन प्री ऑप आरटी ग्रुप। प्री ऑप में एक्यूट वुंड कॉम्प्लिकेशन ज्यादा थे, है ना, ऑलमोस्ट डबल। एंड पोस्ट ऑप में लेट टॉक्सिसिटी ज्यादा थी, वुंड कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं थी। पोस्ट ऑप में स्किन बेटर थी, बट टिश्यू टॉक्सिसिटी ज्यादा थी। तो उससे क्या हो गया? एडिमा, फाइब्रोसिस, जॉइंट मूवमेंट कम हो गया, ये सब साइड इफेक्ट देखने को मिले, है ना। तो अभी कोई भी स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं है कि प्री ऑप देना है कि पोस्ट ऑप, जैसा इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस है वैसा देना है। पेशेंट को एक्सप्लेन कर दो। अगर अपने को लग रहा है कि न्यूरोवेस्कुलर बंडल से क्लोज है, लिम्ब साल्वेज के लिए जरूरी है, तो बेटर है कि प्री ऑप दिया जाए, है ना। अदर देन दैट ऐसा कोई लेवल 1 एविडेंस नहीं है कि यही देना है। दोनों ही प्रैक्टिस में है, दोनों के प्रोज कॉन्स अपन ने देख ही लिए। देन क्रेबिल एटोल का एक स्टडी आया, उन्होंने क्या कंपेयर किया? मेड मतलब कीमो रेडिएशन थेरेपी का आ गया, कीमो रेडिएशन। सो इन्होंने मॉडिफाइड मेड एम मेसना, ए एड्रियामाइसिन, आई इज फॉस्फामाइड, डी इज डेकार्बाजिन एंड आरटी और 3 साइकिल्स ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी, ये देके देखा। तो क्या मिला? टॉक्सिसिटी मिला, कोई फायदा नहीं मिला। ठीक है ना। सो कॉम्बिनेशन कीमो रेडिएशन इज फिजिबल विद हाई टॉक्सिसिटी। तो अभी ये कीमोथेरेपी ग्रुप चेंज करके डॉक्सो इफोस्फामाइड के साथ अदर स्टडी चल रही हैं, जिनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं।
तो क्या क्या देख लिया अपन ने? सबसे पहले रोजनबर्ग ने बनाया लिम्फ-साल्वेज को स्टैंडर्ड ऑफ केयर, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल सर्वाइवल में कोई डिफरेंस नहीं था. लोकल रेकरेंस दो इन लिम्फ-साल्वेज द लोकल रेकरेंस वाज मोर, बट ओवरऑल सर्वाइवल, डिजीज फ्री सर्वाइवल वाज इक्वल. फिर आया ये बीच में एक अलग ही कूद गया, ब्रैकीथेरेपी का इन्होंने कर लिया बीच में. ब्रैकीथेरेपी से हाई ग्रेड में बेनिफिट था. देन इसको अगर हटा दें एक बार तो अपना ज्यादा फ्लो बनेगा. लिम्फ-साल्वेज के बाद इन्होंने देखा कि पोस्ट ऑप आरटी देने से, तो इन्होंने भी दिया था पोस्ट ऑप आरटी, इन्होंने पर डेडिकेटेड स्टडी किया कि पोस्ट ऑप आरटी देंगे तो क्या फायदा है, तो उसमें फायदा था लोकल कंट्रोल में, ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट नहीं था. सो एडजुवेंट आरटी बिकम्स स्टैंडर्ड ऑफ केयर. इधर से एडजुवेंट आरटी स्टैंडर्ड. अब एडजुवेंट आरटी वर्सेस प्री ऑप आरटी कंपैरिजन आ गया फिर. तो दोनों के कुछ कुछ प्रोज कॉन्स थे, तो दोनों ही प्रैक्टिस में अभी है ना. उसके लिए ट्रायल है ओसुली में. उसके बाद आया कि आरटी चल रहा है, कीमो आरटी देख लेते हैं. कीमो आरटी में इन्होंने कीमोथेरेपी का जो चॉइस लिया था वो खतरनाक लिया काफी, तो उससे टॉक्सिसिटी ज्यादा थी, इसलिए ऐसा कुछ बेनिफिट मिला नहीं. अभी डॉक्सोइफोस्फामाइड को लेके अदर ट्रायल्स चल रहे हैं. देन कीमोथेरेपी का क्या रोल है इन एक्सट्रीमिटी सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा? सबसे पहले आया 1997 में सार्कोमा मेटा एनालिसिस कोलैबोरेशन, स्मैक, SMAC. इससे स्मैक एनालिसिस बोलते हैं शायद इसको. हाँ, स्मैक मेटा एनालिसिस. स्मैक मतलब स्मैक की फुल फॉर्म में आ गया, ये स्मैक ही बोल देंगे. तो इन्होंने 1568 पेशेंट्स लिए है ना, फ्रॉम 14 ट्रायल्स. उसमें क्या लिया इन्होंने? डॉक्सोरुबिसिन बेस्ड, ओनली सिंगल एजेंट डॉक्सोरुबिसिन देके इन्होंने जो भी स्टडीज हुई थी जब तक, उन सब का IPD किया, मतलब इंडिविजुअल पेशेंट डेटा लिया था. उसके बेस पे इन्होंने दोबारा स्टैट्स निकाल के ट्राई किया था, अपने लेवल पे अच्छा ही ट्राई किया था. तो क्या फाइंडिंग थी? 10% एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन फॉर डिस्टेंट मेट्स इन कीमोथेरेपी ग्रुप कंपेयर्ड विद प्लेसिबो. सो क्या प्रैक्टिस पे फर्क पड़ा? एडजुवेंट डॉक्सोरुबिसिन शुड बी कंसीडर्ड फॉर लोकलाइज्ड एक्सट्रीमिटी सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, देना चाहिए इन्होंने बोला है ना. सिग्निफिकेंट नहीं था पर ट्रेंड था. तो फिर इन्होंने देखा कि सिंगल से ऐसा है तो कॉम्बिनेशन वाला भी देख लेते हैं. 2008 में दोबारा इन्होंने किया, इसमें 4 नए RCT ले लिए, 4 नए ट्रायल, जिसमें डॉक्सो प्लस इफोस्फामाइड यूज किया था. उसके बेस पे इन्होंने क्या देखा कि 11%, उधर 10% था, इधर 11%, तो ज्यादा फर्क तो आया नहीं है ना. फिर भी उससे बेटर था सिंगल एजेंट से. कॉम्बिनेशन डॉक्सो प्लस इफोस्फामाइड पोटेंशियली मोर एफिकेशियस देन डॉक्सोरुबिसिन अलोन. ठीक है, तो पहले सिंगल एजेंट, सिंगल के बाद डबल एजेंट, उसके बाद आया ये वोलेटॉल URTC 62931. ठीक है, इनका क्या कहना है? इन्होंने बोला कि एडजुवेंट डॉक्सो प्लस इफोस्फामाइड 5 साइकिल्स देके देखते हैं, 5 साइकिल्स वर्सेस ऑब्जर्वेशन. तो इन्होंने क्या देखा? नो डिफरेंस इन ओवरऑल सर्वाइवल इन द ओवरऑल ग्रुप्स, ए ट्रेंड टुवर्ड्स रेकरेंस फ्री सर्वाइवल in large high grade soft tissue sarcoma of extremity in the range of 10%, mirrored by a subsequent unplanned analysis. इसका सब ग्रुप एनालिसिस किया, उसमें इनको मिला कि हाई ग्रेड और लार्ज अगर अपन देखें सिर्फ लार्ज और हाई ग्रेड में, तो वहाँ तो बेनिफिट मिल रहा है 10% का. सो स्ट्रेटिफाइंग पेशेंट्स बाय प्रेडिक्टेड रिस्क ऑफ डेथ, इन्होंने बोला कि अगर प्रेडिक्टेड रिस्क ऑफ डेथ को हम 20% करें, सो एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन ऑफ डेथ हाई रिस्क में मिलेगा फिर, और वो सिग्निफिकेंट भी होगा. ठीक है, तो इसका मतलब कि हाई ग्रेड है, हाई रिस्क है, साइज बड़ा है, डीप है, वही RT वाला, तो अपने को बेनिफिट मिल सकता है. किस चीज का? एडजुवेंट कीमोथेरेपी. कौन सी कीमोथेरेपी? डॉक्सो प्लस इफोस्फामाइड, साइकिल 5. ठीक है, 5. उसके बाद आया ग्रोंची एट ऑल, ग्रुप इसका नाम है ISG-STS 001. इन्होंने क्या बोला कि अपन 5 साइकिल दे रहे हैं तो टॉक्सिसिटी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है,
काफी पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाते, तो अपन कम साइकिल देके देखते हैं। इन्होंने क्या किया, प्री ऑप एपिरिबिसिन फोस्फामाइड 3 साइकिल दिए वर्सेस 3+2, मतलब 3 पहले दिए और 2 एडजुवेंट, ऐसा इन्होंने दिया। एक ग्रुप को सिर्फ 3 साइकिल दिए प्री ऑप, दूसरे को प्री ऑप 3 दिए और एडजुवेंट में 2 दे दिए। फिर इन्होंने कंपेरिजन किया, तो उसमें भी इनको नो डिफरेंस इन सर्वाइवल मिला। 25% in pre-post group did not complete the post-op chemo. Post-op chemo का tolerance acceptance बहुत कम था पेशेंट्स में, एंड सर्वाइवल डिफरेंस भी नहीं था। तो इनका कहना था कि 3 साइकिल से ही काम चल जाएगा, 3 साइकिल दे दो। इसके बाद आ गया, दोबारा इन्होंने स्टडी कर ली है, 3 साइकिल्स प्री-op स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी वर्सेस हिस्टोलॉजी स्पेसिफिक। कि अपन देख रहे हैं सब अलग, सार्कोमा तो ग्रुप है अलग अलग हिस्टोलॉजी का, और अपन कॉमन दे रहे हैं सब में कीमो, तो अपन अलग हिस्टोलॉजी वाइज कीमो दे के देखेंगे उसमें अपने को क्या बेनिफिट मिलता है। तो इनका 3 तो स्टैंडर्ड बन ही गया था इस ट्रायल से, तो इन्होंने कंपेयर किया 3 प्री ऑप वर्सेस हिस्टोलॉजी स्पेसिफिक। क्या रिजल्ट आया, रिड्यूस्ड डिजीज फ्री सर्वाइवल इन हिस्टोसाइट टेलर्ड कीमोथेरेपी ग्रुप वर्सेस स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी। उल्टा हो गया है ना। जब इन्होंने हिस्टोलॉजी स्पेसिफिक दिया तो 38% ही मिला सर्वाइवल, जबकि स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी से 62% मिल रहा है। इसका तो आपने प्रेजेंट किया था क्या? नहीं, ये नहीं किया था, वो कावागुची किया था मैंने। अविनाश सर ने शायद किया था। अच्छा, तो इनका रिजल्ट था कि हिस्टोलॉजी स्पेसिफिक देने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी इंडिविजुअल केस बाय केस अपन ऐसा एकदम रूल आउट नहीं कर सकते, केस बेसिस पे एमडीटी के बेस पे ले सकते हैं, पर लेवल 1 एविडेंस कुछ नहीं है ऐसा। स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी चल रहा है अभी तक। तो ये कीमो के हैं, पहले 1 ड्रग, फिर 2 ड्रग, उसके बाद 5 साइकिल्स डॉक्सोफॉस्फामाइड के, 5 से हो गया 3 से फिर उन्होंने देखना चाहा हिस्टोलॉजी स्पेसिफिक, पर कोई रिजल्ट नहीं है। तो स्टैंडर्ड क्या बच गया, ये इसमें देना है हाई ग्रेड में डीप सीटेड मोर देन 5 या हाई रिस्क बोले तो 3 साइकिल प्री ऑप। हाँ, ग्रोची एट ऑल। अब आता है रिट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा। इसमें सर्जरी पॉसिबल है तो सर्जरी करना है, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमिटी जितना इंटरेस्टिंग नहीं लगा ये। फॉर रिट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा एज फॉर एक्सट्रीमिटी और ट्रंकल, प्राइमरी सर्जिकल रिसेक्शन इज द डोमिनेंट थेरेपेटिक मॉडलिटी। क्या एल्गोरिथम हो आगे देखेंगे। Pre-op bowel preparation is important not because of tumor invasion but because resection without encompassing the intestine is often technically difficult. इधर उधर मिलेगा ट्यूमर तो अपने को बाउल रिसेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए प्रिपरेशन कर लेना है। और बाकी वही टेक्निकल, जैसे किडनी के पास है तो रीनल फंक्शन देख लो, ऐसा सब। मेजर इश्यू इज इन रिसेक्शन ऑफ विसरल एंड रेट्रोपेरिटोनियल लीजन इज एडेक्वेट एक्सपोजर। thoracoabdominal incisions, rectus dividing incisions, incisions extending through the inguinal ligament into the thigh may improve exposure and enhance the ability to achieve a complete resection, है ना। और वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट हो तो फिर विनोविनस बाईपास ऐसा सब ट्राई कर सकते हैं। एल्गोरिदम देख लेते हैं क्या है। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, और यहाँ इमेजिंग क्या रहेगा, एमआरआई की सीटी? इसका सीटी। या तो सीटी करेंगे चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस का। अब उसमें अपने को 2 पॉसिबिलिटीज लगेंगी। पहली तो है कि रिसेक्टेबल लग रहा है ट्यूमर विद मिनिमल मॉर्बिडिटी, दोनों देखने हैं। ऐसा नहीं कि रिसेक्टेबल है बस ऑर्गन नहीं बचेगा कोई, वो भी नहीं चलेगा, तो मॉर्बिडिटी भी साथ में देखना है। रिसेक्शन विद मिनिमल मॉर्बिडिटी अगर लग रहा है तो कंप्लीट सर्जरी के लिए जाएंगे, और उसमें मान लो R0 मिल गया अपने को, फिर देखेंगे क्या क्या हिस्टोलॉजी है। अगर डेस्मोइड है तो 6 मंथली अपन एग्जामिनेशन करेंगे, फॉलो अप में रखेंगे। लो ग्रेड सार्कोमा है तो भी 6 मंथली सीटी करके देख लेंगे। हाई ग्रेड सार्कोमा और अगर जिस्ट है तो फिर अपने को, जैसे जिस्ट अगर है तो पोस्ट ऑपरेटिव एडजुवेंट इमेटिनिब देना पड़ेगा, और 4 मंथली फॉलो अप में रखना है। 4 इस बार अभी उस दिन क्लास में वो डिस्कस कर रहा था, डेस्मोइड इज अ टाइप ऑफ फाइब्रोसार्कोमा ना।
सार्कोमा या फाइब्रोमेटोसिस? हाँ फाइब्रोमेटोसिस। एक बार डिस्कस किए थे हमने, पता है? नहीं इसलिए नहीं, अभी वो उस दिन वो सर क्लास लिए थे ना उधर कॉन्फ्रेंस में फाइब्रोमेटोसिस के ऊपर, तो हम एक वो बार डिस्कस भी किए हुए हैं आपस में। इसको बेनाइन बोल जो दो। फाइब्रोमेटोसिस है इसका ट्रीटमेंट चेंज हुआ है। Earlier it was used to resect, now there is अब no rule हाँ of resection. सर्जरी में हाथ नहीं It is लगाना है। only chemo. Okay. So it is an aggressive fibromatosis. So whenever there is a fibromatosis desmoid tumor, better wait or watch. If it is very young patient, morbidity ज़्यादा है, और you can give Suldinac कि Sorafenib, कुछ दो में से कुछ एक है। नहीं वो स्टेज बेस पेपर वो सब में नहीं था शायद, लाइक रिसेक्टेबल अगर नहीं, जो एक नए सर अभी आए थे ना कॉन्फ्रेंस नहीं, टच ही नहीं करना है इसको। हाँ। राकेश, don't touch fibromatosis desmoid. You touch, it will come again at no whatever you do. Local excision, margin वार्ज इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, वो सर And it ने has क्या been बोला seen- कि साइज इज नॉट द क्राइटेरिया इफ पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, देन उन्होंने कुछ तो भी ड्रग बोला कि, और कुछ भी ड्रग नहीं बोला, विदाउट ड्रग आल्सो। वो वाला ठहर मैं याद दिलाता हूँ। वो गाबा कुछ है। ठीक है, और विदाउट ड्रग आल्सो 3 मंथली तुमको उसको इमेजिंग रिपीट करानी है, क्योंकि ये ऐसे ट्यूमर होते हैं कि इनका ऑटो रिग्रेशन हो जाता है। वो बोला 20 इयर्स के बाद भी ये ट्यूमर चले जाते हैं खाली। अच्छा। और तो इसको अगर ये पेशेंट अगर ये सिम्टोमेटिक होता है तभी इसको रिसेक्ट करना है। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि भाई अब उसको दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, एब्डोमिनल मास इज नॉट अ इंडिकेशन टू डू ऑपरेशन। तो उसका पूरा वो क्लास मैंने उनसे पूछा था, सर इज देयर इज एनी साइज क्राइटेरिया कि हमको इस साइज के ऊपर ऑपरेशन करना है? तो बोले साइज इज नॉट द क्राइटेरिया, सिम्टम्स इज द क्राइटेरिया, एंड इफ ऑन पर्टिकुलर से कि पेशेंट का हमने यूएसजी में आज यूएसजी किया और हम 3 मंथ्स बाद फिर से यूएसजी कर रहे हैं और उसका साइज़ जो है वो मोर देन 30% इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये बेकार वाला फाइब्रोमेटोसिस है। और ऐसे फाइब्रोमेटोसिस को यू कैन थिंक अबाउट सर्जरी, बट अगर वो स्टेबल है या फिर साइज़ में कम हो रहा है तो इट्स नॉट बेटर नॉट टू ऑपरेट। ओके, ऐसे उन्होंने बोला। मैं गया था ना उस दिन वो सार्कोमा, ये रिमेंबर कपल ऑफ मंथ्स बैक इन अमेरिकन में। हाँ वहाँ भी वो एम्स का एक वो तो आया था। वो भी यही बोला था। तो इसको ड्रग है, मैं डोंट नो वो ड्रग क्या है, वो इसके लिए बहुत स्पेसिफिक है। हाँ वो मेरे को याद नहीं आ रही, कुछ जी से है वो तो, लेकिन कुछ वो टारगेटेड जैसा है कुछ, मतलब पर वो कॉस्टली थी आई थिंक। जो नई ड्रग आई है ना, दैट इज नॉट टैमॉक्सिफेन, दैट इज टैमॉक्सिफेन का कोई बेनिफिट नहीं है उन्होंने बोला, जी से कुछ है, इमैटिनिब का कोई बेनिफिट नहीं है ऐसे उन्होंने बोला। और जो भी हम ड्रग पढ़ते थे एनसेड वेनसेड, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मतलब ये देख लो डेस्मोइड का आई थिंक कहीं से पढ़ना पड़ेगा, कुछ रीसेंट पेपर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, डेस्मोइड का देख लेंगे एक बार डिटेल में। ठीक है। फिर दूसरा ये है कि मान लो इनकम्प्लीट रिसेक्शन लग रहा है अपने को इमेजिंग पे, या सब्सटेंशियल मॉर्बिडिटी लग रहा है, या फिर सस्पिशियस फॉर जीसीटी और लिम्फोमा लग रहा है, और कैंडिडेट फॉर क्लिनिकल ट्रायल लग रहा है, तो इन सब में अपन बायोप्सी करेंगे पहले। अब बायोप्सी में जीसीटी लिम्फोमा आ गया तो उसके हिसाब से कीमो चला देंगे। अनरिसेक्टेबल और मार्जिनली रिसेक्टेबल सार्कोमा है अगर, उससे पहले ये देख लेते हैं। अनरिसेक्ट पहले का है ये, तो इसको तो एक बार छोड़ ही देते हैं। मैंने जो फोटोज भेजी होंगी आई थिंक उसमें होगा रे, मैंने जो फोटोज भेजी होंगी कॉन्फ्रेंस की, वो है ना फर्स्ट गामा सिक्रीटेज इनहिबिटर निरोगा। ये गामा सिक्रीटेज, इसका कुछ नाम है, गामा सिक्रीटेज इनहिबिटर। अच्छा, निरोगा के एक्सटैट करके कुछ है, NIROGACESTAT, गामा सिक्रीटेज इनहिबिटर। हाँ ये करेक्ट है।
क्या नाम बताया? NIROGACE निरोग। हाँ ये सुना हुआ लग रहा है। स्टार्ट 150 mg twice daily. निरोग आगे क्या? स्टैट 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 नहीं CE स्टैट तो डोज है। C-STAT CESSTAT. ये निरोगा स्टैट। हाँ एग्जैक्टली यही 150 mg twice daily. ओके ठीक है, तो डेस्मोइड अलग से पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओके फिर अनरिसेक्टेबल और मार्जिनली रिसेक्टेबल सार्कोमा है तो उसमें जिस्ट अगर है तो न्यूएडजुवेंट इमेटिनिब फॉलोड बाय सर्जरी। लाइपोसार्कोमा वेल डिफरेंशिएटेड है, वेट लॉस रख सकते हैं। डी डिफरेंशिएटेड है तो न्यूएडजुवेंट आईएमआरटी प्लस सर्जरी। और अगर मिक्सोइड राउंड सेल है तो अपने को पता है मिक्सोइड में क्या करना है, पहले कीमो देना है। लियोमायोसार्कोमा एमपीएनएसटी है तो अपने को कीमो देना है और न्यूएडजुवेंट आरटी दे के सर्जरी प्लान कर सकते हैं। ये लाइपोसार्कोमा में क्या करना है? वेल डिफरेंशिएटेड में वेट एंड वॉच करना है। मतलब वेल डिफरेंशिएटेड में अनरिसेक्टेबल लग रहा है अगर तो वेट एंड अगर रिसेक्टेबल है तो अपन ने पढ़ा था ना, रिसेक्ट कर देंगे, एडजुवेंट की जरूरत नहीं है। तो ये है, इसका इतना मजेदार नहीं है। Okay, completeness of resection has been found in at least one study to be only a secondary predictor of survival in retroperitoneal sarcoma following histological type. Resectability rate vary widely but seem independent of histological type, grade and size. अगर पेरिटोनियल इम्प्लांट रहेंगे, एक्सटेंसिव वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो फिर अनरिसेक्टेबल हो जाएगा, है ना। अगर R0 अपने को लग रहा है तभी सर्जरी अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज पैलिएशन। ठीक है, पर पैलिएशन अब कितना पैलिएशन करना हो तो हमेशा डाउट ही रहेगा, ठीक है ना। मान लो बॉल भी इन्वॉल्व है, किडनी को भी यूरेटर को कर रहा है तो किस एक्सटेंट तक जाना है पैलिएशन में, वो हमेशा डाउट ही रहेगा। देन ये छोड़ देते हैं। रेडिएशन थेरेपी फॉर प्राइमरी लोकलाइज्ड रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा may be particularly suited pre-operative RT because local failure is common cause of death for patients with retroperitoneal liposarcomas. The most common histology liposarcoma ही रहता है, तो उसमें लोकल फेलियर काफी कॉमन है, इसलिए आरटी देना चाहिए। आरटी में भी प्री ऑप आरटी देना ज्यादा इजी है, तो प्री ऑप आरटी देना चाहिए। इसके फेवर में पहला चीज तो ये आ गया कि लोकल फेलियर मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजी में ज्यादा है, तो देना चाहिए। रेडिएशन थेरेपी इंक्रीज्ड लोकल कंट्रोल, तो सेम बात होगी। ट्यूमर फ्रीक्वेंटली डिस्प्लेसेस बॉल फ्रॉम द टारगेट वॉल्यूम सो दैट रेडिएशन कैन सेफली बी डिलीवर्ड। ये अच्छा पॉइंट है। पोस्ट ऑपरेटिवली इन कॉन्ट्रास्ट लूप्स ऑफ बॉल आर often tethered or fixed within the target area. Post-operative radiation for retroperitoneal sarcoma has high toxicity and unproven efficacy, can complicate surgery for later recurrences. इसलिए post-operative तो recommended नहीं है, देना है तो pre-op दो, ठीक है। फिर इसमें भी इन्होंने ब्रेकीथेरेपी, इंट्रा-op RT ये सब ट्राई किया है, तो ब्रेकीथेरेपी का तो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा था, उसका कॉन्सेप्ट तो अभी नहीं है। इंट्राऑपरेटिव आरटी का थोड़ा चल रहा है, ठीक है। इसमें अपन ट्यूमर बेड में हाई डोज दे सकते हैं, तो हायर डोजेज ऑफ रेडिएशन टू द ट्यूमर एंड लेस सराउंडिंग टिश्यू हैज ड्रॉन इंटरेस्ट ऑफ आईओटी, क्योंकि इसमें अपने हाथ में कंट्रोल करना, इसलिए ये अभी टॉपिक ऑफ रिसर्च है, इस पे चल रहा है काफी काम। छोटा मोटा स्टडीज भी हुआ है, ऐसा कोई बड़ा स्टडी तो हुआ नहीं है। Patients in IORT arm who also received misonidazole had a higher incidence of peripheral neuropathy. ये रेडियो सेंसिटाइजर होता है misonidazole, तो उनमें न्यूरोपैथी का रिस्क ज्यादा था, जबकि who received higher dose of EBRT alone had higher incidence of radiation enteritis. जिसमें EBRT का डोज ज्यादा पड़ा वो एंट्राइटिस का रिस्क ज्यादा था, तो दोनों का अपना अपना फायदा नुकसान है।
अभी हाई डोज इंट्राओपरेकी बोल दो या इंट्राओप रेडियोथेरेपी बोल दो, देने से जीआई ऑब्स्ट्रक्शन, जीआई फिस्टुला, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये सब ज्यादा देखने को मिले। ठीक है, so given the morbidity associated with intraop RT, the challenges in covering large tumor beds, potential risks need to be weighted carefully against the theoretical benefit of administering additional radiation to the high risk areas of tumor bed at time of resection. तो ये अपने को देखना, इंट्राओप आरटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इंट्राओप आरटी का थ्योरेटिकल एडवांटेज बोलते हैं कि ट्यूमर बेड में अपन हाई डोज दे सकते हैं, कुछ भी बीच में आएगा नहीं, अपन डिटेक्ट कर देंगे सब और हाई डोज देंगे, पर उसका कितना प्रैक्टिकल आउटकम है, इम्प्लीकेशन है, वो सब देखना पड़ेगा। तो अभी प्रूवन नहीं है, स्टडीज में चल रहा है अभी। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट टू कन्वेंशनल रेडिएशन जहाँ पे प्री-ऑप आरटी कैन नॉट बी एस्केलेटेड बियॉन्ड 50.4, ईबीआरटी अगर देंगे अपन तो इससे ज्यादा जाएंगे तो एंट्राइटिस, फिस्टुला ये सब रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए ईबीआरटी में कट ऑफ है 50.4 ग्रे अगर अपन देना चाह रहे हैं प्री-ऑप। तो विद आईएमआरटी अपन थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर पाए। आईएमआरटी में हम क्या करेंगे, होल टारगेट वॉल्यूम वाज इरेडिएटेड टू 45 ग्रे, देन द एरिया ऑफ रिस्क एट रिस्क जो लग रहा है पॉजिटिव मार्जिन सेपरेटली बूस्टेड विद आईएमआरटी, तो अपन 57.5 तक दे पा रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो ये सब अंडर ट्रायल ही है, मतलब ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है अभी, इतना ही पता है कि प्री-ऑप देना है। ओके, इसके साथ इन्होंने प्रोटॉन और ये सब भी ट्राई कर रहे हैं, ये ट्रायल चल रहे हैं, फेज 2 चल रहा है अभी कि प्रोटॉन दे के देख लेते हैं, वो तो ज्यादा टारगेटेड है। ये सब स्टडीज चल रही है। रीसेंट एडवांसेस में ये आ सकता है थोड़ा प्रोटॉन बीम रेडियोथेरेपी। हाँ, प्रोटॉन तो मोस्टली आया हुआ नहीं है क्या, पता नहीं। उस दिन वो एक मैडम आई थी ना, प्रोटॉन बीम 2 ही जगह हो रहा है पूरे इंडिया में, एक चेन्नई में और एक मुंबई में। हाँ वो तो है। ब्रेस्ट Okay. में भी उसका रोल था। हाँ, तो आईएमआरटी में एक कॉन्सेप्ट ये और लाए हैं कि अपन जैसे ट्यूमर का जो पेडिकल एरिया है, ऐसा बड़ा ट्यूमर है, तो अपन ये जो पेडिकल का अटैचमेंट है इसी में डोज ज्यादा देंगे, इस पूरे ट्यूमर को कवर करने से क्या फायदा है, इसको तो हटा देना है। ये कॉन्सेप्ट नया लाए हैं। लॉजिकल है। तो अब इसका क्या है, posterior tumor attachment without attempting to include the remaining tumor mass in the irradiated target volume। स्टडी किया, बहुत ही कम पेशेंट है अभी, 29 patients with liposarcoma treated with this approach showed excellent tolerance profile, but neither local control nor disease specific survival was better। बेटर नहीं था पर ठीक है, उसी रेंज में भी तो चलेगा, टॉक्सिसिटी कम रहेगा, कम फील्ड कवर करना पड़ेगा, तो ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है अभी। ठीक है, नाउ क्रक्स ये है कि ट्रू बेनिफिट ऑफ आईएमआरटी और एनी रेडिएशन थेरेपी और पेशेंट्स विद रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा इज स्टिल डिबेटेड, अभी भी डिबेट चल ही रहा है। ये ऊपर एक ट्रायल गया, आई थिंक ये वाला ट्रायल इम्पोर्टेंट है, स्ट्रास ट्रायल। स्ट्रास क्या, स्ट्रास पढ़ लेते हैं। फेज 3 ट्रायल है ना। हाँ, इसमें भी वही है, नो एब्डोमिनल रेकरेंस फ्री सर्वाइवल और ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट फॉर न्यू एडजुवेंट रेडिएशन कंपेयर्ड विद सर्जरी अलोन इन रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा, फॉलो अप ऑफ 43 मंथ्स। तो ये नेगेटिव ट्रायल है ना। अगर रिसेक्टेबल है R0 है तो कोई एडवांटेज नहीं है, ये बोल रहा है ये। तो न्यू एडजुवेंट थेरेपी ऑफ आरटी और पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव वाला तो आपने एक बार पढ़ाया था ना, किसमें, रेट्रोपेरिटोनियल में? सार्कोमा में पढ़ाया था, रेट्रोपेरिटोनियल में पढ़ाया था कि एक्सट्रीमिटी में पढ़ाया था? एक्सट्रीमिटी में था वो, एक्सट्रीमिटी में। ठीक है, चलो ये हो गया, मतलब आरटी का कुछ प्रूवन नहीं है, सब अपनी अपनी स्टडी कर रहे हैं, ला रहे हैं। कीमो का भी कोई प्रूवन नहीं है, अगर रिसेक्टेबल है सर्जरी कर दो, लग रहा है लोकली एडवांस है, सर्जरी लायक नहीं है तो फिर देना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। कंबाइंड कीमो रेडिएशन कोई ज्यादा रोल नहीं है, ना एक्सट्रीमिटी में ना इसमें। ये हो गया अपना
एक्सट्रीमिटी का, थोड़ा बोरिंग सही रहा होगा। अब आईएसओ का एक क्लास देखा था, उसके नोट्स बनाए थे, तो वो थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा। सो पांडे सर थे इसमें, एग्जामिनर मनोज पांडे सर। तो इन्होंने एक तो उनका एक क्वेश्चन रहता है, टोबैको एडिक्शन, हैबिचुएशन। एडिक्ट किसको बोलेंगे ये पूछते हैं, हु इज एडिक्ट। तो एडिक्ट वो है जो कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग टोबैको प्रोडक्ट्स डिस्पाइट नो और अल्कोहल डिस्पाइट नोइंग इट इज हार्मफुल, ठीक है। और विड्रॉल सिम्टम आएंगे और रिफ्रेनिंग, उसको एडिक्ट बोलेंगे। दो चीज देखनी है, उसको पता है नुकसानदायक है फिर भी नहीं छोड़ रहा है, और छोड़ेगा तो विड्रॉल सिम्टम आएंगे, तो एडिक्ट है। नाउ एडिक्शन एंड हैबिचुएशन। एक बार मैं किसी को बोला था, कोई सर वो बोल रहा था टोबैको इज नॉट ए एडिक्शन, कहीं तो कुछ क्लास में बोल रहा था वो कोई। टोबैको इज नॉट हर एडिक्शन। कंसल्टेंट का अपना अपना रहेगा इसका ओपिनियन। ऐसा कुछ क्लास में कहीं तो मैं, मुझे याद है वो उसको डांट दिया। Tobacco is not a, what is a withdrawal symptom? Usually there is no withdrawal symptom except that constipation something बोला था, there is no withdrawal symptom. ये देगा ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कुछ लोगों को। वही, otherwise it is not an addiction. हाँ, इसलिए हैबिचुएशन इसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हाँ, हैबिचुएशन है ना। सो मुझे टोबैको याद अच्छी तरह वो, मुझे भी मतलब वो अच्छे जने। पांडे सर ही, पांडे सर का ही क्वेश्चन है ये। हाँ देखना, यही पूछा उन्होंने, टोबैको इज एडिक्शन और हैबिचुएशन। हाँ, वो एडिक्शन बोला, उसको डांट दिया, लेकिन बुरी तरह से डांटा। हाँ, वो बुरी तरह से डांटते भी हैं। दोनों ये चीज। कौन है भाई? ये पांडे सर कहाँ के हैं? बीएचयू में। अबे अरे जब वो ये दे रहे थे ना हम अपना ये नीट, तो हमारे एक मतलब अंकल थे जो ना करते ना कहाँ जाना है, क्या? वो बीएचयू ज्वाइन कर ली। अच्छा, मतलब बीएचयू में हमारे कलीग सेम, बट वो बहुत टॉर्चर है उधर। उधर रेजिडेंट्स को काफी काम है, पैलिएटिव, कीमो, सब वही देखते हैं। और सर्जरी कुछ हैंड्स ऑन नहीं, खाली हेड एंड नेक है। काफी भागदौड़ी है, एक दो बजे तक काम करते हैं। और हैंड्स ऑन कुछ भी नहीं है, वो तो परेशानी हो गई थी। मतलब मेरा फ्रेंड भी एक उधर, मतलब पहले ईयर में उनका पैरों में सूजन, वो फोटो भेजे थे, इतना काम। हाँ, एक और बोल रहे थे थर्ड ईयर में वो मतलब कोलन छूने को भी नहीं आता। कौन नहीं आता? ऐसा कोलन मतलब जीआई तो बिल्कुल भी कम देते। हाँ, जीआई बहुत कम जगह ही मिलता है, क्योंकि जीआई वाले ले जाते हैं। सो इस्फाक का स्टार क्वेश्चन आ गया इधर। कौन? टोबैको इज नॉट एडिक्शन, इट इज हैबिचुएशन। हाँ, वही बोल रहा था ना मैं, एक बार सुनाओ, वो उसको डांट देता है। लेकिन वही है, किसको एग्जामिनर किसको क्या दिमाग में है, क्या पूछेगा। तो पूछेंगे तो बोलेंगे अपन, नहीं तो नहीं बोलेंगे। कोई पूछेगा तो कि टोबैको इज एडिक्शन और नॉट, तो अपन बोल देंगे कि नो सर। फिर बोलेगा व्हाई नो, बिकॉज़ ओनली विड्रॉल सिम्पटम विद टोबैको इज दैट पेशेंट कैन नॉट पास मोशन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, सो टोबैको इज हैबिचुएशन देन एडिक्शन। बस ये बोल देना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। दूसरा कोई है क्या? पागल हो गया है? क्या बोल रहा है? मिस्टर मिश्रा जी क्या बोल रहा है? फेल करो इसको। ये पूरा गवर्नमेंट पागल हो गया, ये क्या बोल रहा है? What nonsense he is talking. मतलब वो हिस्ट्री अभी एमबीबीएस से पढ़ो, हिस्ट्री अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। हिस्ट्री तो कभी पूरा ही नहीं होगा भाई। आगे बोलते हैं वो ज्यादा कंफ्यूजन है। Why you asking negative history? Why are you asking unnecessary questions? अरे दूसरा बोलते हैं Why didn't you ask? क्या बोलूं भाई। सबसे खतरनाक तो ये लगता है, अपन शुरू का नाम पता, कंप्लेन, सिस्टम पूछ के समरी बोल रहे हैं, व्हाट इज योर प्रोविजनल डायग्नोसिस। ए भाई कुछ तो देखा नहीं यार अभी तो। ज्यादा मजा ये आता है अगर तुमने बिनाइन डिजीज बोला,
Man, you are surgical oncologist. Why you are concerned about benign diseases? किसी को benign नहीं बोले. Your common sense is gone, man. Tubular vision. You are considered directly cancer, directly. Oh my God, common sense is so uncommon. तू तो पूरा देखता है, लगता है कि यही सुन रहा है YouTube में. अरे भाई, ये MBBS हिस्ट्री कभी ठीक ही नहीं होगा. चलो एक सेकंड. आंटी आ रही है. हाँ? एक सेकंड. You continue. Okay. So liver mets कॉमन रहेगा मिक्सोइड राउंड सेल लाइपोसार्कोमा. मिक्सोइड और राउंड सेल लाइपोसार्कोमा में लीवर मेट्स कॉमन रहते हैं, इसलिए उसमें लीवर का भी इमेजिंग के टाइम कवर करना है. बोन मेट्स बहुत रेयरली होंगे. रीजनल असेसमेंट लिम्फ नोड किस में रहेंगे, हमने पढ़ लिया है पहले. मार्सिज. M for myxoid. लेकिन fibrous cytoma. A for Angio. Rhabdomyosarcoma, clear cell sarcoma, epithelioid, synovial. यस. तो इन सब में लिम्फ नोड मेट्स का रिस्क ज्यादा रहेगा. कितना रहेगा? 3 to 5%. ठीक है. तो इसमें लिम्फ नोड बेसिन को भी कवर करना है इमेजिंग में. CNS मेट्स, ब्रेन मेट्स किसमें कॉमन रहेंगे? एल्वियोलर सॉफ्ट पार्ट, एंजियो, क्लियर सेल. ठीक है, इन तीन में रहेगा ब्रेन मेट्स. तो उसमें MRI ब्रेन कराना पड़ेगा साथ में. Clear cell, angio, alveolar. स्पाइनल मेट्स रहेंगे लाइपोसार्कोमा में. स्पाइन तो साथ में आ ही जाना है वैसे भी, फिर भी पूछे तो लाइपोसार्कोमा में कॉमन रहता है. चलो जी, जो काम का वहां रुक जाऊंगा. डीप सीटेड ट्यूमर मोर देन 5, हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज इन साइज रिसेंटली, पेनफुल, रेकरेंट ट्यूमर, ये सब रहे तो मैलिग्नेंसी का रिस्क ज्यादा है. ठीक है, तो स्पेशलिस्ट को रेफर करना है, अपने पास भेजेंगे लोग. ये डॉक्टर राकेश, ये रिकॉर्ड हो रहा था और अभी ऐसे अपलोड हो जाएगा अपन कंसल्टेंट का नाम ले लेके. तो मत करना अपलोड भाई, मर जाएंगे. अगली बार से थोड़ा ध्यान रखो. वो तो अब अपना डिस्कशन का ग्रुप है ना, इसलिए कर रहे होते हैं. हाँ, बट मैं अभी सोची है. तो मत यूजली डालना मैं इसको. गपियाने में पॉज कर देती हूँ. हाँ, तो इसको डिलीट मार दो. ठीक है. सेल ऑफ ओरिजिन के बेस पे अपने को स्पेसिफाई करना है अलग अलग कैटेगरीज. और अभी बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं, मेसेंकाइमल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, ऐसा. बोन सार्कोमा जो है वो एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में. कॉमनेस्ट कॉज फॉर पेन इन सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा क्या रहेगा? नर्व इन्फिल्ट्रेशन, पर वो लेट होता है. स्ट्रेचिंग ऑफ द सूडो कैप्सूल, ये मोस्ट कॉमन है, ये जल्दी भी हो जाएगा. मसल फटीग, स्पेशली इन इंटरमस्कुलर ग्रुप में जो होगा उसमें मसल फटीग हो जाएगा, उससे भी पेन हो सकता है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोन, उससे भी पेन हो सकता है. रैपिड ग्रोथ होगा तो हाइपोक्सिया हो जाता है, इससे भी पेन हो सकता है. बड़ा हो गया तो नेक्रोसिस होके भी पेन करा सकता है. ठीक है, तो ये सारे कॉज हैं पेन के. तो ये पूछ लेंगे अपने से, कॉमन कॉज ऑफ पेन बताओ. तो स्ट्रेचिंग ऑफ सूडो कैप्सूल, नर्व इन्फिल्ट्रेशन, मसल फटीग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोन, रैपिड ग्रोथ एंड नेक्रोसिस. ठीक है. पेट का अभी तक कोई प्रूवन रोल नहीं है सॉफ्ट टिश्यू में. बोन में तो है, ऑस्टियो में स्टिल वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो पेट का ट्रेंड तो है. सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, ये सर की क्लास थी. फिर तो लेस देन 1% एडल्ट ट्यूमर, 7% पीडियाट्रिक, मोर देन 25 हिस्टोरिकल टाइप्स, इसलिए मैनेजमेंट काफी कॉम्प्लेक्स रहता है. बिहेव्स डिफरेंटली, दो स्टेज सिमिलरली, ये भी एक है कि बिहेवियर सबका अलग अलग है पर स्टेजिंग तो सेम है. एंड कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट एल्गोरिथम्स, और जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए आउट ऑफ बॉक्स रहता है मोस्ट ऑफ टाइम, इसलिए इन सब चीज़ों की वजह से मैनेजमेंट थोड़ा हैम्पर हो जाता है.
ओके, मोस्ट कॉमन अनडिफरेंशिएटेड, ऑप्शन में नहीं हो तो लाइपोसाइल। स्टेज ग्रुपिंग, 4 स्टेज ग्रुप रहेंगे। स्टेज अपन ने देख ही लिया पहले, 1 and 3 याद कर लेंगे, T1 to T4, N0 M0 ग्रेड 1 और ग्रेड X, ये याद कर लेंगे। T2 to T4 ग्रेड 2 ग्रेड, ये याद कर लेंगे। इनके बीच में जो बच गया वो स्टेज 2 और इसके बाद वाला स्टेज 4। तो स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि मोड पॉजिटिव है तो सीधा स्टेज 4। देन एक्सट्रीमिटी सार्कोमा में क्या क्या देखना है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एग्जामिनेशन क्या रहेगा, स्वेलिंग का, लिप का, जॉइंट मूवमेंट्स अबव एंड बिलो, गेट, जनरल एग्जामिनेशन, एब्डोमेन एंड बोन, स्पाइन स्पेसिफिकली, मेट्स रूल आउट करेंगे। वर्कअप, इमेजिंग फर्स्ट फॉलोड बाय बायोप्सी, बायोप्सी बाद में करना है हमेशा। सार्कोमा का लास्ट स्टेप रहेगा बायोप्सी। एमआरआई इज बेटर फॉर एक्सट्रीमिटी। यूज ऑफ, ठीक है ये सब कर सकते हैं, 3D 4D यूएसजी। एंजियोग्राफी, एमआर एंजियो अगर इन्वॉल्वमेंट वगैरह है। कोर बायोप्सी आइडियल, हाउ मेनी कोर्स, 6 to 10। क्यों और किस किस में कलेक्ट करना है, फॉर्मेलिन में और नॉर्मल सलाइन में, ठीक है। स्टेराइल मीडियम फॉर कल्चर अगर करना है तो मीडियम में, इसलिए चाहिए इतने कोर क्योंकि अपने को बायोप्सी के बाद स्टेराइल मटेरियल जो है वो तो भेजेंगे टिश्यू कल्चर के लिए, इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी रूल आउट करने के लिए और साइटोजेनेटिक्स। उसके अलावा अपने को माइक्रोस्कोपी आईएचसी भी करना है, उसमें कुछ भेजेंगे और फिर जेनेटिक स्टडीज के लिए भी काम ले सकते हैं। और फ्रेश टिश्यू फॉर स्पेशल टेक्निक्स जैसे कि आईएचसी, फ्रोजन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसमें क्योंकि इतना वैरायटी इतना ज़्यादा है तो अपने काफ़ी स्टडीज करना पड़ सकता है, डायग्नोसिस अनसर्टेन रह सकता है, इसलिए सर पहले से ही कोर लेके चलो अच्छे अमाउंट में। स्टैटिक वर्कअप ऑलमोस्ट अपन ने पढ़ ही लिया है। बोन स्कैन किस में करना है, रेब्डोमायो, क्लियर सेल, एंजियो, क्योंकि 15% चांस ऑफ बोन मेट्स में रहता है। तो ये तो हर जगह आ ही जाते हैं लगभग, रेब्डो, क्लियर सेल, एंजियो। अब वही ट्रायल एक बार अपन ने देख लिया ऊपर थोड़ा बहुत। एक मेटा एनालिसिस है, इसका है एल्बर्ट एट ऑल, 2018 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने सारा मॉडलिटी देखा था, प्री ऑप आरटी या पोस्ट ऑप आरटी और नो आरटी। आवाज चली गई, क्लियर नहीं है। हेलो लो, कोई भी साइट हो और प्री ऑप ज्यादा बेटर है, ठीक है। ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट सिर्फ रिट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा में मिला है आरटी के साथ। अभी तो आप फिर बोले भी थे कि नहीं मिला। इस एक मेटा एनालिसिस में मिला पर स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है अभी। पर हो सकता है वो पुराना हो, ये नया है ना आपका। हाँ है तो 2018 का। वुंड कॉम्प्लिकेशन सिग्निफिकेंटली मोर इन द न्यू एडजुवेंट ग्रुप, ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद आरसीटी ओसुलिवान का अपन ने पढ़ा था, उसमें भी प्री ऑप आरटी वर्सेस एडजुवेंट आरटी प्राइमरी एंडपॉइंट था वुंड कॉम्प्लिकेशन विद इन 120 डेज, 2002 का है, ये पुराना है। कंक्लूजन स्लाइटली बेटर था ओवरऑल सर्वाइवल, ग्रेटर वुंड कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा थे प्री ऑप आर। देन significant reduction of late toxicities in patient with extremity sarcoma treated with IGRT, इमेज गाइडेड आ गया। और टारगेट वॉल्यूम कम कर दिया, टारगेट वॉल्यूम पढ़ा था ना अपन ने, 5 सेंटीमीटर से 3 पे आ गए, 3 and 1.5। RTOG 630 ट्रायल, ठीक है। तो IGRT विद कीमो तो पहले ही बंद करना पड़ गया इनको, पुअर एक्यूरल हुआ इसमें। विदाउट कीमो में वही रिजल्ट मिले इनको कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द वुंड कॉम्प्लिकेशंस एंड
मार्जिनल रेकरेंस या लोकल रेकरेंस भी कम थे, तो EBRT की जगह बेटर ऑप्शन है IGRT। उसके बाद प्री ऑप वर्सेस पोस्ट ऑप, लेजरो एटोल का ये है एक 2017। हाँ, ये 2017 का है। इन्होंने काफी पेशेंट लिए हैं, इतने सारे पेशेंट का नेशनल कैंसर डेटाबेस से इन्होंने स्टेज 1 to 3 सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा का निकाला। प्री ऑप RT यूटिलाइजेशन इंक्रीज द फॉलोइंग फैक्टर्स। प्री ऑप RT उनका कहना है कि धीरे धीरे यूज में आ रहा है अब, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस भी, और इंटर जो प्रैक्टिशनर कम्युनिकेशन है वो बेटर हुआ है गाइडलाइंस की वजह से, इसलिए बढ़ रहा है। और क्या क्या रीजन है इसके? हायर एजुकेशन, ट्रीटमेंट एट एन एकेडमिक फैसिलिटी, डिस्टेंस फ्रॉम फैसिलिटी मैटर करता है, रिसिप्ट ऑफ कीमोथेरेपी, कीमो लेने आएगा तो कुछ लोग दे देते हैं, ओरिजिनेटिंग इन लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर में ज़्यादा रिस्क रहता है इसलिए लोअर को टारगेट कर रहे हैं, मोर देन 10 सेंटीमीटर मिक्सोइड, इन सब में RT का रोल बड़ा है प्री ऑप। ओवरऑल कोई सर्वाइवल नहीं है अभी तक। NCCN बोलता है प्री ऑप पोस्ट ऑप क्या देना है, इंस्टीट्यूट जाने और आप जानो। अब फ्रेंड सर्जरी विद इंट्रा ऑप RT और ब्रेकीथेरेपी अपन देख चुके हैं, ब्रेकीथेरेपी से इम्प्रूवमेंट है। MSKCC का ट्रायल भी अपन ने देखा था, पिस्टर्स एटोल वाला, ठीक है, ब्रेकीथेरेपी वाला, तो इसका भी कहना था कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इन हाई ग्रेड ओनली, हाई ग्रेड में तो अच्छा है। देन इंट्रा ऑप रेडिएशन थेरेपी अपन डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रा ऑप RT अगर अवेलेबल है तो बेटर है, ये भी एक पॉजिटिव स्टडी का, हाँ इसका ये ट्रायल है। IORT पे क्वेश्चन आया है वैसे, अच्छा, ये रीसेंट एडवांसेस है IORT। कीमोथेरेपी देख लेते हैं। ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी, एंथ्रासाइक्लिन, प्लेटिनम, फोस्फामाइड, जेमसिटाबिन, टैक्सेंस, इनमें से कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं। कीमो सेंसिटिव कौन कौन है? डेस्मोप्लास्टिक स्मॉल राउंड सेल ट्यूमर, साइनोवेल सार्कोमा, मिक्सोइड और राउंड सेल लाइपोसार्कोमा, यूट्राइन लियोमायोसार्कोमा, ये सब कीमो सेंसिटिव है। मॉडरेटली कीमो सेंसिटिव कौन है? जिसमें अराउंड 20% रेस्पॉन्स आएगा, प्लियोमॉर्फिक लाइपोसार्कोमा, एपिथेलॉइड सार्कोमा, प्लियोमॉर्फिक रेप्डोमायोसार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा एंड एंजियोसार्कोमा, ठीक है। कीमो इनसेंसिटिव कौन है? एल्वियोलर सॉफ्ट पार्ट, एक्स्ट्रा स्केलेटल मिक्सोइड कॉन्ड्रोसार्कोमा। दैट्स इट, थैंक यू।